हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, साइंस एंड टेक में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, है ना। और बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर मतलब जो प्रीवियस लेक्चर थे उनमें हमने आपको लास्ट में बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आज की डेट में नई नई चीज़ें आ रही हैं उन्हीं को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो बायोटेक्नोलॉजी में जो मेन चीज़ें आई थी उन मेन चीज़ों में मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम लोग बात करें किसकी, एग्रीकल्चर फील्ड में, है ना। हम लोग बात करें अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो कृषि में कैसे यूज करता है क्या बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग कृषि में कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जैसे आपसे मैंने अगर कह दिया कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए अगर फूड की बात करो, भोजन की बात करो, तो वो रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जो प्रोसेस है या प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा दें, है ना, प्रोडक्शन को अगर हम बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी बात में सफल हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिएंट जो है ना, जैसे जो पोषक चीज़ें हैं, अगर वो व्यक्ति को भोजन के थ्रू ही मिल जाए तो वो बेहतर चीज़ होगी। तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी कैसे सहायता करती है ना। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कोई क्रॉप है वो उसको वाटर रेजिस्टेंट होना, ठीक है, या कहीं बहुत अधिक क्या आता है सर, सूखा रहता है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंस तो हो जाए, है ना। तो इन सब के लिए मतलब इन सब फीचर्स को प्राप्त करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इन सब फीचरों को डेवलप कर लेंगे। उससे हमको क्या होगा, फ़ायदा होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा, है ना। जैसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये एक क्या था, जीन एडिटिंग, ठीक। तो दोनों में जो मेन अंतर था वो अंतर जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या था, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम डीएनए है ना, और डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा ही क्या कहलाता है, मान लो जीन, है ना। तो किसी स्पेसिफिक जगह से हम जीन को हटाकर, है ना, इस जीन को हटाकर बाहर से अगर हम कोई दूसरा जीन जो रिक्वायर्ड जीन है उसको अगर हम इंट्रोड्यूस कराएं तो यहाँ पर जो प्रोसेस यूज होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब इंडिविजुअली से एक जीन को हटाना और बाहर से एक जीन को लाके यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना, इसको हम लोग किस में लाएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। और बात करो अगर जीन एडिटिंग की, तो जीन एडिटिंग का मतलब बाहर से चीज लाना नहीं है। अगर यही कोई पोर्शन है, उसी पोर्शन में से हमने इंडिविजुअली जीन को हटा दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि मान लो जीन जो जीनोम सीक्वेंस है ना, उसके आधार पर हमको ये पता चल जाए, ठीक, कि इंडिविजुअली जो जीन का टुकड़ा है, इंडिविजुअली जो जीन है वो किसी अवस्था में मान लो हार्ट से चीज़ें रिलेटेड करता है या मान लो कैंसर से चीज़ें रिलेटेड करता है, तो उनको हम हटा देंगे ना, उस जीन को इंडिविजुअली हम हटा देंगे। तो वो जो हटाने की जो प्रोसेसिंग है वो क्या कहलाएगी, अपनी जीन एडिटिंग, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक, है ना, देखो एक वर्ड आएगा ट्रांसजेनिक, या जिसी को इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीएम, जिसको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक। तो ट्रांसजेनिक का मतलब बस इतना ही आप समझो कि बाहर से हम जीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और जिस रिक्वायर्ड जीन की हमको ज़रूरत है उसी को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और इसको हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक। तो ट्रांसजेनिक जहाँ पे बात होगी वहाँ पे बात किसकी होगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की। और जहाँ पे केवल केवल और केवल हटाने की किसी की बात होगी, कोई पैटर्न हटाने का होगा, तो वहाँ पे जिसकी बात होगी वो क्या होगी, जीन एडिटिंग, ठीक है, ठीक। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रांसजेनिक जो ट्रांसजेनिक
ठीक, या इसी को आप लोग बोल दो जीएम। ठीक, या मैंने इसको क्या बोला, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक, अब जो क्रॉप है तो हमने बोल दिया क्या, क्रॉप। ठीक, ऑर्गेनिज्म होता तो हम यहाँ क्या लेते, ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो हम लोग के एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो प्रीवियस ईयर में या मुद्दे जो अभी चल रहे हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या कहलाता है, आप कहोगे जीएम कॉटन। ठीक है, दूसरे की बात करो तो इसी में जीएम कॉटन में ही एक आता है एच टी बी टी कॉटन, एच टी बी टी कॉटन। ठीक, इसके बाद जीएम कॉटन की बात करो तो जीएम क्या आता है, मस्टर्ड। ठीक है, फिर आता है आपका जीएम मस्टर्ड के बाद एक और यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं हम गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। ठीक, और जीएम कॉटन, फिर ये आता है जीएम ब्रिंजल। ठीक है, और फिर यहीं पे हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, और फूड एडल्ट्रेशन, है ना। जैसे कोई हमको पोषक तत्व किसी इंडिविजुअली फूड आइटम में मिलाना है जिससे क्या हो, क्वालिटी इनहेंस हो, तो वहाँ पे जो चीज़ होगी वो क्या होगी, फूड फोर्टिफिकेशन। और अगर हम कोई विषाक्त पदार्थ मिला रहे हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, अभी देखेंगे इसको। तो देखो हम लोगों के जो एग्रीकल्चर फील्ड में, वैसे फील्ड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग एडवांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन जो हमको यहाँ देखना है वो क्या है, जीएम कॉटन। ठीक, फिर देखना है तो जीएम मस्टर्ड, इसी का एक और एडवांस वर्जन है वो क्या कहलाता है, एच टी बी टी कॉटन या बीटी ब्रिंजल या गोल्डन राइस। और ये जो प्रोसेस आई हैं इन प्रोसेस को गवर्न करने के लिए एक तो व्यवस्था है किसकी, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक, तो इन्होंने इन पर कुछ लगाम लगाई या इन्होंने इसको बनाने वाली जो कंपनीज थी उनको स्वतंत्रता दी कि हाँ आप बल्क लेवल पर क्या प्रोडक्शन करो इनका। ठीक, तो कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज होंगे इनके और कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो एडवांटेज को मद्देनजर रखते हुए ये अच्छी चीज़ों को बताएगा और जहाँ जहाँ गड़बड़ चीज़ होंगी उनको सुधारने के लिए कुछ प्रोसेस बताएगा। यहीं पे हैंडलिंग करने के मामले में हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करेगा और एक पार्ट में जीईएसी जो अभी आगे बीटी ब्रिंजल को कह देगी कि हाँ आप इसका प्रोडक्शन करो, लेकिन कोर्ट जो है इसकी रिकमेंडेशन को मना कर देगी। ठीक है, इतनी बात है। तो बात करें अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक, और इस क्रॉप में हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉटन की। ठीक, तो होता क्या है कि इंसेक्ट हैं, है ना, या वॉर्म या कीड़े हैं। तो पता चला कि जब हम कॉटन का, देखो कॉटन क्या है, सबसे पहली बात तो ये कैश क्रॉप है ना, कैश क्रॉप है। तो अगर कैश क्रॉप की बात करो तो कॉटन जो है वो हमारे देश में बहुत बल्क लेवल पर होता है। अब बल्क लेवल पर होने पर जो मेन जो प्रोसेस हो रही थी उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि एक बॉल वर्म, है ना, एक बॉलवर्म नाम का कीड़ा था वो जो कॉटन को खा रहा था। ठीक, अब अगर कॉटन प्रोड्यूस हो रही है और उसको बॉलवर्म खा रहा तो कहीं ना कहीं वो तो हमारे लिए सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इनपुट जितना दे रहे हैं उसके हिसाब से हमको उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा। तो इसको इसको हटाने के लिए, या आप कह लो कि ऑब्जर्व किया हम लोगों के ही साइंटिस्ट ने, तो उनको पता चला एक बीटी, है ना, एक बैक्टीरिया है, हम बैक्टीरियम कहेंगे क्योंकि बैक्टीरियो का समूह है। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया ये क्या है, सॉइल, यानी कि जमीन पर पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। तो सॉइल बैक्टीरियम है बीटी, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिलस पुरुजेंसिस। स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो। ठीक है,
बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक, ये एक टाइप का सॉइल बैक्टीरिया था। और ये बैक्टीरिया क्या कर रहा था, तो ये बैक्टीरिया एक विषाक्त पदार्थ छोड़ रहा था, या कह लो पॉइजनस टाइप की एक चीज छोड़ रहा था, जिसको जो वर्म खा रहे थे तो वो वर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहे थे, मर जा रहे थे। ठीक, तो इसको ऑब्जर्व किया हम लोगों के साइंटिस्ट ने। अब जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, तो ये तो कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, हमको तो पूरे समूह को, जहाँ जहाँ भी हम कॉटन उगा रहे थे, उस कॉटन के हर एक पौधे में यही चीज सामने आ रही थी। तो इनको पूरी तरीके से हटाने के लिए उन्होंने वही जीन वाली चीज है ना, कौन सी, आप कहोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इन्होंने किया क्या, किया क्या, तो देखो बायोलॉजी में आपने वेक्टर टाइप की चीजें पढ़ी होंगी ना, है ना। तो इन्होंने किया क्या कि ये जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस है, ठीक है, इसको कहाँ इंसर्ट किया, तो इसको इंसर्ट किया किसी वेक्टर में। ठीक है, इसको वेक्टर में इंसर्ट किया, और उसके बाद जो कॉटन का जो जड़ थी, कॉटन की जड़ थी, उसको, उसमें इसको जो फाइनली हमने बनाया उसको इंट्रोड्यूस किया। और उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो गांठें थी, जो जो कॉटन की जो गांठें थी, वहां पे इस इंडिविजुअली ने अपना क्या प्रभाव दर्शाना शुरू किया। और वो जो हम लोगों के लिए जो हानिकारक था क्या, बॉल वर्म, उसको खाना चालू कर दिया। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। तो वहां जो यूज किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एसी। अब ये तीन प्रोसेस में हुआ, मतलब हुआ क्या कि पहले जो हम लोगों ने चीज की, तो उस चीज के थ्रू मर तो रहे थे बॉलवर्म, लेकिन जो ये कीड़े थे ये खुद ही रेजिस्टेंट हो रहे थे, है ना, खुद ही रेजिस्टेंट हो रहे थे, मतलब प्रतिरोधकता टाइप की एक चीज खुद अपने आप में बना ले रहे थे। तो उसको हटाने के लिए फिर से हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगाई, और फिर हमने क्या ले लिया, एसी। ठीक है, और उसके थ्रू क्या रहा, उसके थ्रू क्या रहा, जो ये प्रतिरोधकता थी इसकी ये भी समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये तो था आपका बीटी कॉटन। ठीक है, तो बीटी कॉटन, कॉटन में कौन सा, आप कहोगे वॉल, ये जो बालवर्म था। फिर जब उसने प्रतिरोधकता गेन कर ली, मतलब ये रेजिस्टेंट हो गया किसके लिए, एसी के लिए। तो इसको फिर से हटाने के लिए, या इसको फिर से इसके रेजिस्टेंट को कम करने के लिए हम लोगों ने फिर से जो यूज किया वो क्या हो गया, ए बी। वो क्या हो गया, ए बी। अभी मैं इसका डायग्राम बना ही देता हूँ। ठीक, ए बी। तो उससे क्या हुआ, देखो ये बॉलवर्म था, और ये जो दूसरा वाला था ये क्या था, पिंक बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म। ठीक है, तो इसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और ये खत्म करने के बाद केवल यही एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसकी स्वीकृति भारत में दी गई है कि हाँ आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। बाकी हर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में कहीं ना कहीं सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं कि कभी वो किसानों के लिए अहित करे, तो कहीं वो खाने वाले के लिए अहित करे, तो कहीं वो बहुत बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको केवल लाभान्वित कर रही हैं, और भारत के किसान को क्या है, उसके अगेंस्ट में लाके खड़ा कर रही है। ठीक है, ठीक, अभी हम देखेंगे कि इनका पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है, और भविष्य में भारत के सामने वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के बाद हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसका एक बार मैं आपको डायग्राम बना के और दिखाई देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, जैसे, जैसे देखो ये, ठीक, मान लो ये एक जीन है, ये किसका जीन है, आप कहोगे बीटी का। ठीक है, इस जीन को हमने क्रॉप के तहत, मतलब कैंची के तहत काट दिया। ठीक, ये टर्म हमने पिछले लास्ट लेक्चर में यूज किए थे, तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हमने क्या लिया,
तो ये दूसरा नाम क्या है इसका? नाम ही बहुत थोड़े गड़बड़ टाइप के हैं। इसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है। तो इस एग्रोबैक्टीरियम का क्या हमने न्यूक्लियस निकाल लिया। इस न्यूक्लियस को निकालने के बाद, ठीक है, हमने क्या किया, इस न्यूक्लियस को फिर से हमने उड़ा दिया इसमें। ठीक है, मान लो ये। ठीक है, और किससे? तो वही फिर से कैंची लगा दी है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक। देखो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग आ रही है यहाँ पे, है ना। और इसको देखो, इस पोर्शन को, ठीक है, इस पोर्शन को हमने कहाँ उठा के ले आए, यहाँ। ठीक। और देखो फिर हमने इसको कहाँ कन्वर्ट करा दिया, तो यहीं पे। ठीक है, तो ये जो फाइनली बना, इसको हमने बोल दिया क्या, ये। और ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं, हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। और इसके पास कैपेबिलिटी थी किसको खाने की, तो वो जो बॉलवॉर्म थे उनको खाने की, है ना। और सेकंड स्टेज में जो बॉल मार रहे थे वो क्या थे, पिंक बॉलवॉर्म, है ना। उनको खाने की क्या थी, इनके पास पावर थी। तो इसको अब हमने कॉटन का जो सीड था उसमें इंट्रोड्यूस कराया, और उसकी वजह से इसमें एक पॉइजनस नाम की चीज का गुण आ गया। ठीक है, पॉइजनस कह लो प्रॉपर्टी आ गई। और उस प्रॉपर्टी के तहत जो बॉलवर्म कॉटन को खा रहे थे वो अब खा नहीं पाएंगे, बल्कि इसको खाने के तुरंत बाद ही क्या है, वो मृत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी आपकी किसकी, किसकी बात थी आपकी। ठीक है, और ये जो बोल रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्राइवन जीन, है ना, क्राइजीन। ठीक है। और फिर इस वाले में था क्या, बी ए सी, है ना, और ए बी। ये था आपका जीन, ये था आपका जीन। ठीक है, तो ये तो था आपका प्रोसेस किसका, जीन का। ठीक। तो देखो कर क्या रहे हैं, हमने जो बैसिलस थ्वेंजिनेसिस जो था, बैक्टीरिया जो था, जो सॉइल बैक्टीरियम था, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू बीच से कहीं से काट दिया। इतना जो पोर्शन था उसको हमने लिया। फिर हमने एक वेक्टर वाली चीज ली, उस वेक्टर को हम लोग बोले थे एग्रोबैक्टीरियम। और थोड़ा नाम इसका अजीब टाइप का है तो आप समझो एग्रोबैक्टीरियम। इससे हमने क्या निकाल दिया, ये पोर्शन निकाला, और यहाँ पे फिर से हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया और ये पोर्शन निकाल दिया। इस पोर्शन को निकालने के बाद हमने जो बीटी का जो पोर्शन था वो कहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया, या कहाँ लगा दिया, यहाँ। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद हमने फिर से जो यार निकाला था ना, इसको यहीं पे रख दिया। तो ये टेक्नोलॉजी कौन सी हो गई, आप कहोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसके पास कैपेबिलिटी है किस चीज की, तो पॉइजनस जो चीजें हैं, जिस किसके लिए, तो पिंक वॉलवर्म के लिए या वॉलवर्म के लिए, उसको प्रोसेस कराया। ठीक है, तो क्या हुआ, जो वर्म जो था, जो खा रहा था हम लोग की कपास को, वो अब खा नहीं पाएगा। ठीक है, ये ए सी वाली जो चीज थी और ये जो ए बी वाली चीज थी, है ना। तो देखो ये फर्स्ट वाली थी, फिर वो रेजिस्टेंट हुआ, उसकी रेजिस्टेंट को फिर खत्म करने के लिए हमने क्या यूज किया, ए बी। ठीक है, और इस तरीके से हमने क्या है, अपनी कपास को बचा लिया। ठीक है, इतनी बात है। ठीक है, अब दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, पहले इसी में आप देख लो कि ये जो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें हैं, ठीक है, ये हमको फायदा कहाँ से कैसे देती हैं, है ना। मतलब इससे हमको क्या क्या प्रॉफिट है, ठीक है, और इससे हमको क्या डिसएडवांटेज है। ठीक, आप बताओ।
सोचिए और बताइए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो क्या हैं फायदेमंद, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या हैं हानिकारक। देखो, कीटनाशक दवाइयों का क्या इसमें उपयोग होगा? नहीं, कीटनाशक हम यूज़ करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ पे जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग लेके और एक इंडिविजुअली जीन को ही इंसर्ट करा दिया, तो कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं करेंगे, मतलब हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, दूसरा बताओ। तो हो सकता है सर ये ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। ठीक है, क्या हो इनका प्रोडक्शन बल्क लेवल पर हो, है ना? ठीक, उसके बाद वैरायटीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएं। ठीक, और कोई एग्जांपल? जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझो कि जैसे मैंग्रोव वनस्पतियां, आपने नाम सुना होगा, है ना? समुद्र किनारे पर, है ना, समुद्र के आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ का जो वाटर है, सीधी बात है वो क्या होगा? सॉल्टी होगा। तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज हैं जो उग रही हैं। तो वहाँ पर वो प्लांट की स्पीसीज क्या नमक के प्रति अपनी रेजिस्टेंट पावर को नहीं दिखा रही हैं? ठीक, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे, है ना? उसका हम लोग यूज़ करेंगे। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, और हम इस मैंग्रोव में जो उपस्थित वनस्पति हैं जिनके पास सॉइल जो सॉल्ट रेजिस्टेंट वाली चीज़ है, उसका यूज़ करके हम जो नॉर्मल जो जगहों पे वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएं, और वहाँ की वनस्पतियों को हम कहाँ लगाएं? मैंग्रोव वाले एरिया में। ठीक, तो जो वनस्पतियाँ ऑलरेडी यहाँ पर हो रही थी उनके अदर भी जो सामान्य जगहों पे वनस्पतियाँ हो रही थी उनको भी हम कहाँ लगा सकते हैं? सॉल्टी एरिया में। ठीक, तो ये किसका जो ये है, ये प्रोसेस तो पूरा यही है ना जो हम लोग का क्रॉप वाला है। ठीक, दूसरा एक आध एग्जाम्पल आप बताइए, दूसरा एग्जाम्पल इसमें और क्या हो सकता है? ठीक, तो आपने सुना होगा राइजोबियम, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जो दलहनी फसलें रहती ना, दालें जो हैं, उनका जब हम यूज़ करते हैं तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम करता है। तो ये जो करते हैं ये तो दलहनी पौधे या दालें करती हैं। अगर उनका यूज़ हम कहाँ कर दें, मॉडिफिकेशन के तहत और जगहों पे कर दें, तो वो भी क्या करने लगेंगी? नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली चीज़ें। ठीक, अब आप बताओ, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली जब चीज़ें यूज़ करेंगे, और आपको पता है ये NPK, ठीक है, इनका हम फर्टिलाइजर के तहत यूज़ करते हैं वो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन यहीं पर हो रहा है तो क्या हमको यहाँ पे NPK में N की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। तो ये भी एक प्रकार से क्या है? कॉस्ट बेनिफिट, है ना? तो ये क्या है? कॉस्ट बेनिफिट। और एक आध आप सोचो, और बताओ, जिससे हम लोग कहें कि हाँ, GM क्रॉप जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एडवांटेजियस। ठीक, ठीक, और बताइए। एक तो आपका बोल दिया मैंने मैंग्रोव। ठीक, दूसरा मैंने आपको बता दिया नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ठीक, उसके बाद मैंने बता दिया पेस्टिसाइड रजिस्ट। ठीक है, या इसको छोड़ोगे तो पता ही होगा। ठीक, और कोई सोचिए, बताइए। ठीक, सोचिए, बताइए। ठीक, अब देखो, जीन का ट्रांसफर नहीं होता है ना। देखो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर जो हमको वांटेड चाहिए, मतलब जैसे अभी मैंने BT बताया था आपको, तो इतना पोर्शन हमको चाहिए था, हमने इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया? यहाँ। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनचाहे हैं, मतलब जिनको ये हमको नीड नहीं है, उनका स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक, जिनकी हमको नीड है उन्हीं का स्थानांतरण होता है। तो ये इसकी क्या है? एक अच्छी बात है। ठीक,
तो ये क्या हो गया, जीन का जो ट्रांसफर है, जो हमको रिक्वायर्ड है या जिसकी हमको आवश्यकता है, केवल वही जाएगा, बाकी जो जीन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, ये थर्ड बात हो गई। फोर्थ की बात करो अगर बात आप तो, ठीक, कन्वेंशनल की जगह जो पारंपरिक तरीका था उसकी जगह हम किसी भी पोर्शन से, किसी भी पोर्शन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसको मैं आपको एलेबोरेट कर ही देता हूं कि ये यहां बोल क्या रहा है, कि कह रहा है किसी भी जीव, किसी भी जीव या पौधे से आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कन्वेंशनल में आप किससे प्राप्त करते थे, केवल जो आपका रहता था क्या, जो समान कुल या प्रजाति का होता था, है ना, समान कुल या प्रजाति का। ठीक, यहां पर ऐसा नहीं है। और कोई इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता एनहेंस हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, जैसे आपने हमने आपको सुनाया था, जैसे ये बताया था कि ठीक, ये सब वायरस जनित रोग थे ना, हर्पीस था, एड्स था, सिफिलिस था, डिप्टीरिया था, इन्फ्लुएंजा था, मम्स था, इबोला था, रेबीज था, ये सब थे। तो वैसे ही अगर हम बात करो तो हैजे का जो टीका होता है ना, उसको हम आलू के साथ ले सकते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पर प्रोसेसिंग कराने के बाद जो हैजे का जो टीका है उसको हम आलू के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया भैया रोग प्रतिरोधक वाली चीज। और इसमें जो थी वो क्या थी, वो तो हमने अभी बताई कि भैया फूड सिक्योरिटी, है ना, भाई खाद्य सुरक्षा सीधी सी बात है होगी, है ना, क्यों होगी, कि अभी कीड़े खा रहे थे अब कीड़े नहीं खा रहे, कहीं बारिश अधिक हो रही थी तो वहां पे क्रॉप जो थी वो गड़बड़ हो रही थी, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट बना दी, है ना, मतलब कहीं अगर बहुत अधिक बारिश हो रही है तो जो फसल खराब होती थी वो नहीं होगी, और कहीं यदि सूखा पड़ता था, मतलब पानी की कमी थी, तो वो वाटर रेजिस्टेंट बन जाएगी, मतलब कम पानी में भी वो फसल इतनी प्रॉस्परस होगी या इतना उत्पादन देगी जितनी हमको नीड होगी। ठीक, तो किसके थ्रू ले रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के यूज के तहत हम बना क्या रहे हैं, तो जीएम क्रॉप, है ना। ठीक, तो ये तो हुए किसके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के फायदे। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण के तौर पर मैंग्रोव बता दिया, मैंने आपको नाइट्रोजन बता दिया, है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज कर बता दिया, वाटर रेजिस्टेंट वाली चीज बता दी, फूड सिक्योरिटी में हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये वाली चीज बता दी। ठीक, तो ये तो क्या थे, इनके अच्छाइयाँ थी, है ना, प्रोस थे। अब अगर मैं बात करूं कौन सी, मतलब मैं बात करूं कि क्यों विरोध हो रहा, मतलब क्या है ये? ठीक, बताइए क्या है, आप खुद ही सोचिए, जैसे मान लो ये एक प्लांट था गाय का, आपने कहा, आपने कहा ये प्लांट था, और ये प्लांट था क्रॉप, क्रॉप थी आप कह दो किसकी, कॉटन की। ठीक, इस कॉटन के पास कैपेबिलिटी तो आ गई कि अगर बॉलवर्म इस पर अटैक करेंगे तो ये इसका उत्तर देगा और उस बॉलवर्म को नष्ट कर देगा। ठीक, लेकिन जो हमने यहाँ प्रोसेस अपनाई, ये कहीं यहाँ की वनस्पतियों पे भी तो अप्लाई होगी, होगी। तो देखो, ये हमको रिक्वायर्ड इतना था, और ये भी क्या हो गई रजिस्टेंट, ये भी क्या हो गई रजिस्टेंट। या आप बात करो एक खेत इंडिविजुअली में, इस पोर्शन में हमने इसको क्या बनाया, बीटी कॉटन बेस्ड, है ना, और रेजिस्टेंट जो डेवलप हो गया वो दूसरी फसलों में भी हो गया, तो वो तो हमारे लिए नुकसानदेह है, हानिकारक है। और फिर पता नहीं, ये तो चलो भाई कॉटन वाली चीज है, खाने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर वो खाने वाली चीज है जिसमें हमने इंट्रोड्यूस कराया है किसी बाहरी जीन को,
हो सकता है वो समय के साथ साथ चेंज हो और बॉडी पर क्या करे, गलत प्रभाव डाले, तो वो तो गड़बड़ चीज होगी ना। तो इस वजह से जो बीटी ब्रिंजल, जो बीटी बैगन है, उसका हम लोग अभी प्रोडक्शन नहीं करते। ठीक। और कोई जो चीज है जो जीएम क्रॉप में डिसएडवांटेज से रिलेटेड हो, बताइए। अभी मैंने जिसकी बात की, मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मोनसेंटो, है ना, तो उनके हाथ में है क्या, इनको बनाना। तो मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर बात करो तो मोनोपोली होने के चांसेस होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो बीज देती हैं, जो हमको उगाने के लिए जो बीज देती हैं, वो एक्चुअल में केवल उगते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, जो कन्वेंशनल जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग के टाइप की चीजें थी, है ना, जो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते थे, उस एग्रीकल्चर में गेहूं हुआ, गेहूं से हमने अच्छे अच्छे बीजों को छांट लिया, और नेक्स्ट फसल में उन बीजों का यूज हमने अपनी फसल को उगाने के लिए कर लिया। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो फर्टाइल नहीं होते, इनफर्टाइल टाइप की चीजें होती है, बांझपन टाइप की चीजें इनमें होती हैं। ठीक। तो ये उगते तो हैं, या ये एग्रीकल्चर तो लेते हैं, लेकिन आप सोचो कि भविष्य में, है ना, भविष्य में ये जो ग्रेन हमको मिले हैं, है ना, उन ग्रेन का यूज हम फर्दर एग्रीकल्चर में कर लें, तो वो संभव नहीं है। ठीक। मतलब ये एमएनसी हमको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बना रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा, हम कॉमर्शियली एग्रीकल्चर को अपना लेंगे और कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को भूलेंगे, और जहां हमारी चीजें खत्म होंगी, हम टोटली किस पर डिपेंडेंट होंगे, अपने यहाँ पर। और यहाँ पर डिपेंड होने के लिए हमें किस पर डिपेंड होना पड़ेगा, एमएनसी पर। और ये एमएनसी की क्या है, मोनोपोली। ठीक। तो एक ये चीज हो गई। अब और कोई चीज और बताओ। थर्ड जो इसका मेन डिसएडवांटेज, वो तो अभी आपने कह दिया कि ये जो एनवायरनमेंट है, क्या है वो, एनवायरनमेंट जो है उसके लिए हानिकारक है ना, कुछ हद तक हानिकारक भी हो सकती है। ठीक। उसके बाद अगर फोर्थ पॉइंट की बात करो, ठीक है, एलर्जेंस वाली। ठीक। एलर्जेंस टाइप की चीजें इनमें होगी, है ना, सब जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, तो हो सकता है समय के साथ साथ ये एलर्जेंस वाली प्रॉपर्टी रखें, मतलब एलर्जी उत्पन्न करने वाली प्रॉपर्टी रखें, ये फसल जिनको हम लोग यूज करें, तो ये भी हम लोग के लिए क्या है, एक प्रकार से खतरनाक है। फिर अगर एलर्जेंस की बात करो, तो भाई टॉक्सिक भी चीज़ है ना, जहरीली चीज़ों को भी क्या है, ये निकाल सकती है ना, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। ठीक। और कोई चीज़ जो आप सोच रहे हो इनमें हो। ठीक। बताइए। और कोई चीज़ इसमें। जो मैंने भी बोला है, खरपतवार वाली। वो किसानों के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक। जो आस पड़ोस में या सराउंडिंग में जो वनस्पति हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी रेजिस्टेंट हो रहे हैं, जो खरपतवार हैं वो भी रेजिस्टेंट हो रहे हैं। तो अब उनको ख़त्म करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, और ये खरपतवार जो हैं वो हमारी दूसरी फसल को भी तो नष्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंट होते हैं। यूज़ करने से किस टेक्निक को आप कहोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड वाली चीज़।
ठीक है, और कोई जो और बड़ा प्रभाव इस पे पड़ता हो? ये तो जो ट्रांसजेनिक फसल आप यूज कर रहे हैं, जो ट्रांसजेनिक फसल आप यूज कर रहे हैं, तो परागकण एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुंच जाए, और मान लो उस जगह पे बीटी कॉटन ना लगाकर हम कोई और फसल लगा रहे हो, तो उस फसल के लिए भी रजिस्टिविटी बता बढ़ा देंगे ये, तो ये भी क्या है, गड़बड़। ठीक, तो कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, दोनों को कंसीडर करके ही AECT, क्या नाम था इसका? एक तो था आपका GEAC ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक, ये काम किसके थ्रू करती है, मतलब इसको जो पावर मिलती है वो, आप कहोगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, जो हम लोगों के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बनाया गया था, उसके तहत इसका निर्माण हुआ था, और इसी के तहत ये अपनी शक्ति का यूज करता है। ठीक, बता भी सकता है और हटा भी सकता है। ठीक, ये बात हुई किसकी, अपनी GM क्रॉप में BT कॉटन की। ठीक है, अब बात करो BT ब्रिंजल, या पहले GM मस्टर्ड की बात कर लो आप। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात करें, तो इसका हम लोग यूज करते हैं, तो जो हम लोग प्रोडक्शन में इन्हेंसमेंट देखते हैं वो कितना देखते हैं, 28% देखते हैं। ठीक है, 28% इन्हेंसमेंट देखते हैं मस्टर्ड के प्रोडक्शन में। अब यहाँ हो क्या रहा था, है ना, तो यहाँ एक दो चीजें थी, पहले का मैं नाम और दूसरे का मैं नाम आपको बता देता। ठीक है, फिर इनकी जब हम ब्रीडिंग करा रहे थे, तो यहाँ पे हो क्या रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, अब जब तक सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा नहीं पाएंगे, तो उसको हटाने के लिए हमने फिर से, जैसे वहाँ AB और AC यूज़ कर रहे थे जेनेटिकली मॉडिफाइड में, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो दो चीज़ें फिर यहाँ यूज़ करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे स्टेराइल। ठीक है, जो मेल है उसको स्टेराइल वाली चीज़ कर देंगे। ठीक, उससे होगा क्या, GM मस्टर्ड मिलेगी हमको। ठीक, अब इनके जो नाम है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, वरुणा था और हीरा था। ठीक है, ये अपना इंडियन ही था, और ये अपना हीरा जो था वो था अपना क्या, पूर्वी यूरोप, ईस्टर्न यूरोप का, ईस्ट यूरोप का। ठीक, इनको हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू GM मस्टर्ड बनाना था। ठीक, लेकिन मैंने अभी आपको बताया सेल्फ पॉलिनेटिंग पॉलिनेशन हो रहा था किस में, GM जो मस्टर्ड होता है उसमें, उसको हमने हटाने के लिए दो चीज़ों का यूज़ किया। उन दो चीज़ों के जो नाम थे वो क्या था, बार्नेस और बास्टर्स। बार्नेस और बास्टर्स। ठीक, ठीक है, तो हमने पहले बार्नेस का जब यूज़ किया, ठीक, तो ये जो स्टरलाइल स्टराइल वाली चीज़ थी ये मेल में तो हो गई। ठीक, जो सेल्फ पॉलिनेशन वाली चीज़ें चल रही थी उनमें हमने स्टराइल कर दिया किसको, मेल वाले को। अब जब हमने फिर से यहाँ इसको इंट्रोड्यूस कराया, तो इसको इंट्रोड्यूस कराने पर इस बार्नेस ने अपना फिर से इफेक्ट दिखाया, और क्या किया, इस हीरा को फिर से स्टराइल वाली चीज़ कर दी। ठीक, तो जैसे वहाँ मैंने आपको बताया GM कॉटन में एक हमने क्या लिया, AC, और फिर एक क्या लिया, AB। ठीक है, और AB क्यों लिया, क्योंकि जो सराउंडिंग वाली चीज़ थी जो रेजिस्टेंट हो गई थी,
वैसे ही हमने सेल्फ पॉलिनेशन को कम करने के लिए बार्नेस को यूज किया, इसने स्टेराइल कर दिया मेल को। लेकिन जब हमने फिर से हीरा को इंट्रोड्यूस कराया तो इसके इफेक्ट से हीरा जो था ये प्रोसेस नहीं कर पाया। इस वजह से हमने फिर से एक चीज यूज की जिसको क्या बोल रहे थे हम, बार्टर्स। और बार्टर्स को हमने यूज करने किया तो इसका जो प्रोसेस था, हीरा वाला जो था, जो ईस्टर्न यूरोप से हमने लिया, वो प्रोसेस करने लगा और हमको क्या मिल गई, जीएम मस्टर्ड। ठीक है, जीएम मस्टर्ड। ठीक, तो इतना याद रखो, ये वरुणा और हीरा। ठीक, तीसरी चीज याद करो तो सेल्फ पॉलिनेशन होता किसमें, जीएफ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास है उसमें होता है, मैंने आपसे कह दिया, या गोल्डन राइस में होता है, या मैंने आपसे बोल दिया कि जो जीएम मस्टर्ड है उसमें होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन वाली चीज किस में होती है, जीएम मस्टर्ड। अब बार्नेज और बार्टर्स किस में मिलाए गए, तो आप कहोगे किस में, जीएम मस्टर्ड में। इतनी बात हो गई। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गई, जीएम मस्टर्ड। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या हो गई, ये जो संक्रमित, इन दोनों से जो संक्रमित हमको मिली उसको हमने क्या बोला, DMH11। ठीक है, तो DMH11 किसका है, आप कहोगे जीएम मस्टर्ड का। इसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इससे हुआ क्या, ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएम मस्टर्ड। ठीक है, किसको संक ये जो पॉलिनेट करना है तो वो कठिन होता है, तो जीएम मस्टर्ड को। रीजन आपको पता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन को हटाने के लिए बार्नेस और बार्टर्स चीजें यूज की गई। बार्नेस ने क्या किया, स्टेराइल कर दिया, लेकिन इसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या हो गया, कम। तो फिर से हमने क्या यूज किया, बार्टर, जिसने क्या कर दिया, इफेक्ट करना चालू कर दिया। ठीक, तो जीएम कॉटन और जीएम मस्टर्ड। अब बात करो गोल्डन राइस की। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुनहरा चावल। ठीक, तो फूड फोर्टिफिकेशन का एक बहुत बेहतर उदाहरण है आपका सुनहरा चावल। जैसे आप ये समझो कि जैसे घेंगा रोग होता है बॉडी में आयोडीन की कमी से, है ना। अब आयोडीन अगर हम इंडिविजुअली हर एक पर्सन को देने जाएं तब तो दिक्कत होगी। तो हमने क्या किया, फूड जो आइटम्स थे, उन फूड आइटम्स में जो हर एक थाली में यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नमक। उस नमक में हमने किसको ऐड कर दिया, आयोडाइज्ड सॉल्ट हो गया, आयोडीन को यूज कर दिया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से फूड फोर्टिफिकेशन वाली चीज है ना। ठीक, अब कोई भी आप आइटम लोगे जिसमें फूड फोर्टिफिकेशन होगा उस पे आप ऊपर देखोगे पीछे पैकेट में तो क्या लिखा होगा, F+। और अगर फूड की क्वालिटी वाली चीज है तो उसको गवर्न करने वाली चीज कौन सी है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कुछ मानक निर्धारित करती है, जिन मानकों को मानना पड़ता है जो भी फूड की सप्लाई करते हैं या जो भी फूड को बनाते हैं आदमी या इंसान या जानवर के उपभोग के लिए। ठीक है, तो ये बात है। तो सुनहरे चावल में हुआ क्या, ठीक, वो कौन सी चीजें थी जो सुनहरे चावल को बहुत अधिक यूज करने के लिए उपयोगी बनाई गई। ठीक, तो बॉडी में हम लोगों को विटामिन ए की बहुत तीव्र आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करें अपनी आँखों के लिए तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, रतौंधी, है ना, रतौंधी रोग होता है। तो एक तो होता है नॉर्मल चावल, अगर आप नॉर्मल राइस की बात करो तो जैसे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या जो मिड डे मील योजना होती है उनमें जो यूज़ किया जाता है वो तो हम लोग सामान्य चावल यूज़ करते हैं। अब सामान्य चावल यूज़ करेंगे तो उसके गुण भी कुछ ना कुछ हिसाब से सामान्य होंगे। लेकिन अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया और गोल्डन राइस की एक प्रजाति उत्पन्न की तो उस गोल्डन राइस में एक चीज़ रहेगी जिसको हम लोगों ने विटामिन ए। ठीक, और वो आएगा क्या, तो कोई प्रोसेस आएगी, मतलब कोई पदार्थ बनेगा
जिससे फर्दर फंक्शनिंग होगी क्या बनेगा, विटामिन ए। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की बॉडी के लिए अच्छा है। तो इसमें यूज किसका किया, तो आप कहोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड वाली चीज थी, या आप कह दोगे ट्रांसजेनिक भी है ये। ठीक है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है, इस वजह से गोल्डन राइस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात है। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे गोल्डन राइस में कौन कौन सी है, जैसे मैंने आपको बताया ए के पहले भी क्या होता है। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ वो, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। बीटा कैरोटीन वाली चीज होती है किसमें, उस बैक्टीरिया में जिस बैक्टीरिया को हम लोग नॉर्मल राइस में मिला देते हैं। ठीक, ठीक है, बैक्टीरिया कोई है, उस बैक्टीरिया में ये प्रोसेस है कि वो बीटा कैरोटीन को निकालता है। अब उसको हमने फिर से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू नॉर्मल राइस में क्या कर दिया, डाल दिया, जिससे क्या बन गया आपका गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस की बात क्या है, तो ये था बीटा कैरोटीन, और उससे फर्दर निर्माण किसका हो गया, विटामिन ए का, जो क्या हो गया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो गया। ठीक, और कोई इसमें ऐसी चीज़ है, हाँ ठीक है। इसमें कौन देखो मल्टीपल, जो आपके जो स्टेटमेंट है उसमें वो दे सकता है कि इसमें कितने जीन यूज होते हैं। तो 3 जीन हम लोग गोल्डन राइस के निर्माण में यूज करते हैं। निर्माण में उपयोग करते हैं। पहला कौन सा है, तो आप कहोगे ये है PSY। ठीक है, PSY, ये डैफोडिल। ठीक, दूसरे की बात करो तो ठीक है, ये क्या है, CRTI। ये डैफोडिल नाम का पौधा होता है, उससे मिलता है। ठीक, CRTI की बात करो तो ये बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, मैंने अभी आपको बताया, बैक्टीरिया से। ठीक, और थर्ड वाली की अगर बात करो तो ये क्या है, LCY। ठीक है, LCY, तो ये तो धान की किस्मों में नॉर्मलता पाया जाता है। ठीक है, धान की किस्मों में ये मिलता है। ठीक है, इतनी बात है। तो 3 जीन कौन कौन सी आप कहोगे, PSY, CRTI और LCY। LCY क्या धान की किस्मों में स्वाभाविकता पाया जाता है। CRTI की बात करो तो ये बैक्टीरिया से मिलता, और LCY की बात करो तो ये क्या है, डैफोडिल नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। और इनके तहत हम प्रोसेस करा के क्या प्राप्त करते हैं, तो आप कहोगे गोल्डन राइस। ठीक है, सुनहरा चावल। ठीक, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती ना, और उसी को क्या हम लोग जीरोथैल्मिया। ठीक है, ये किसकी बात हो गई आपकी, गोल्डन राइस की। GM मस्टर्ड की आपकी बात हो गई, गोल्डन राइस की बात हो गई, और BT कॉटन की आपकी बात हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है आपका कौन सा, एक और आप ये देखो इसमें जो क्या है आपका BT ब्रिंजल। ठीक है, BT ब्रिंजल। ठीक, ठीक, वही बेसिलस थुएनजेनेसिस। ठीक है, बैक्टीरिया होगा, उसको हम बैगन में इंसर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि जो खाने वाले कीड़े हैं वो बैगन को खाते हैं और बैगन में छेद करते हैं। उससे बचाने के लिए हम फिर किसका यूज करेंगे, इसका। तो ये भी क्या है, एक ट्रांसजेनिक। ठीक है, ये भी क्या है, ट्रांसजेनिक। इसकी जो प्रॉपर्टी है, या ये जो भी है वो क्या है, हाँ, क्राइवन AC नाम का जीन क्या करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं।
ठीक है, क्राइवन एसी नाम का जीन ऐड करते हैं। और इसकी क्या है खास बात, ठीक, विरोध ही है इसका, ये तो अभी चल नहीं रहा है, यहाँ पे विरोध ये है कि जो हम लोग की पारंपरिक कृषि हो रही है ना, पारंपरिक कृषि जो हो रही है उसका ये उसके पक्ष में नहीं है, मतलब विरोध करता है पारंपरिक कृषि का, इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, विरोध। या भी मैंने आपको जो ऊपर डिसएडवांटेज बताए हैं जीएम क्रॉप के, उन्हीं डिसएडवांटेज को आप यहाँ पे कोरिलेट करके बता सकते हैं कि जीएम जो क्रॉप है, जो ब्रिंजल वाली है, उसको हम लोग भारत में परमिशन इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि पारंपरिक कृषि को ये खत्म करता चला जाएगा, साथ में मोनोपोली होगी, हमें फार्मर्स को डिपेंडेंट होना पड़ेगा बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर। क्या उनकी मोनोपोली होगी तो किसान एक प्रकार से डिपेंडेंट हो जाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों पर, तो वो तो हम लोगों के लिए हानिकारक है। इसीलिए जो बीटी को ब्रिंजल है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, विरोध। ठीक है, इतनी बात है। अब जरा इसके आप दो क्वेश्चन देखो तो आपकी ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी कि किस टाइप की चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। देखो, अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो आपने बार बार सुन लिया। अब देखो उसी का यूज करके हमको इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना जो यूपीपीसीएस में किसी समय आया था। ठीक, सोचिए, बताइए और करिए। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके कुछ प्रभाव हैं, उन्हीं के प्रभावों को आपको ध्यान देना और बताना है। ठीक, तो देखो, रोग प्रतिरोध वाली चीज, फिर वृद्धि वर्धन वाली चीज, और फिर जंतु क्लोनिंग वाली चीज, और फिर मानव क्लोनिंग वाली चीज। ठीक, तो वो कह रहा है सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं। तो क्लोनिंग का जब मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल हू बहू फोटोकॉपी बनवाना, और अलैंगिक जनन के थ्रू, मतलब कोई भी हम माता है या कोई भी फीमेल है, उसके थ्रू हम लोग प्रोसेस कराएंगे और अलैंगिक जनन होगा, और हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, क्लोन। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि एक भेड़, भेड़ का नाम आपको पता होगा। ठीक, क्या नाम था, भेड़ का क्या नाम था, तो छोड़िए उसको। मानव क्लोनिंग जो है वो एथिकली सही नहीं है, इस वजह से मानव क्लोनिंग के ऊपर क्या है, अभी बैन है। तो वो कह रहा है सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं। तो आप कहोगे मानव क्लोनिंग तो बंद है भारत में, लेकिन जंतु क्लोनिंग की बात है तो एक भेड़ बन चुकी है ना। तो अगर वो भेड़ बन चुकी है, इसका मतलब जंतु क्लोनिंग वाली चीज तो है। अब अगर आप मान लो ये भी नहीं समझते हो, ये भी नहीं जानते हैं, तो देखो, अगर चार को हम हटाएं तो ये, चार को हम हटाएं ये, और चार को हम हटाएं तो ये। ठीक, तो अगर ये तीन ऑप्शन हमने इंटरप्रेट करके हटा दिए, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, एक, दो और तीन। तो देखो, वृद्धि वर्धन, रोग प्रतिरोध और जंतु क्लोनिंग, इसमें हम लोगों ने सफलतापूर्वक जो है वो क्या हासिल कर लिया है। ठीक, लेकिन एनिमल क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग की बात करें तो वो जो है वो बंद है, या कह लो कि अभी प्रोसेस में नहीं है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हानिकारक है। ठीक है, इसको जरा बताइए। देखो, ये वही है जो पिछली क्लास में जैसे हमने आपको बताया कि ये क्या है, एग है, ओवा है, ये स्पर्म है। इन दोनों को हमने फ्यूज जब कराया तो जो पहली कोशिका हमको मिली उसको हमने क्या बोला, नाम जायगोट दिया ना। तो यहाँ पे तो हम चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे तो चेंजेस हम कर सकते हैं ना।
तो आपसे कह रहा है भावी माता पिता कि अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। बिल्कुल किए जा सकते हैं, यही तो हम लोग पढ़ते हैं जीन एडिटिंग में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में। फिर व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में संपादित किया जा सकता है। ठीक, ये तो बता रहा है ये किया जा सकता है। अब मान लो कि हमको अभी ये स्टेम सेल के बारे में हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा। ठीक, वैसे आप यही समझ लो स्टेम सेल भी एक टॉपिक ही है। ठीक, तो जैसे ये था मान लो ओवा, ये था मान लो स्पर्म, इससे जो पहली कोशिका जो निर्मित हुई, सेल निर्मित हुआ, उसको हमने जाइगोट बोला। ठीक, अब ये फर्दर आपकी आगे बढ़ेगी तो यही तो इस पूरे शरीर को बना रही है ना। मतलब आंखों के सेल अलग, चमड़ी के सेल अलग, आपके किडनी के सेल अलग, आपका हार्ट का सेल अलग, तो ये बन किससे रहे हैं? इसी से। तो यहीं पर इसी स्टेज पर हम क्या कर लें, इसकी एक प्रति अपने पास रख लें, या एक प्रति हम लोग रख लें कि भविष्य में यदि हमको किसी टाइप की कोई डिसीज घेरती है, ठीक, जैसे मान लो किडनी वाली चीज है, ठीक, या मान लो हार्ट वाली कोई चीज है, ठीक, तो अगर हार्ट की चीज है या किडनी की चीज है तो आपने नाम सुना होगा ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट कराने के लिए जो दाता होगा, जो देने वाला होगा, उसकी और हमारी कुछ सिमिलरिटीज ही तो होंगी। अगर सिमिलरिटी नहीं है तो क्लॉट हो जाएंगे, और क्लॉट की वजह से चीज खत्म हो जाएगी। तो हम उसको ना ढूंढें, बल्कि अपने ही जो इंडिविजुअली सेल है उसको प्रिजर्व करके रखें कि भविष्य में अगर हमको कोई भी डिसीज हो तो उस डिसीज को हम लोग प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लें या हटा लें। उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टेम सेल थेरेपी। और उसी में ये नाम आते हैं प्लूरीपोटेंट, है ना, प्लूरीपोटेंट। तो अगर मान लो ये हमको नहीं पता कि मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है, ठीक, मान लो मुझे ये नहीं पता। तो अच्छा ये बताओ, एक और दो तो थे, एक और दो तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि सही है। तो बताओ क्या एक और दो यहाँ है? क्या एक और दो यहाँ है? तो अगर यहाँ नहीं है तो सीधी सी बात है ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया? सही। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे अभी जो 2022 तक थे वो लगभग लगभग नॉलेज अगर आपको 75% भी है तो भी हो सकते थे, लेकिन अब उन्होंने प्रोसेस ही चेंज कर दिया। जो पैटर्न आप अभी इस बार देख लीजिए, चाहे वो सी सेट फर्स्ट हो चाहे सी सेट मतलब जीएस पेपर फर्स्ट हो जीएस पेपर सेकंड। ठीक है, ठीक, अब देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में हमको इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं और कह रहे हैं कि आप ये बता दो कि कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, ठीक है, बताइए। क्या है जीएम मस्टर्ड? बताओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की अगर बात करो, है ना, तो वहां पे तो देखो दो हाइब्रिड वाली चीजें थी ना, संकर वाली चीजें थी। और एक को हम लोग क्या बोल रहे थे? हीरा। और एक को हम लोग क्या ले रहे थे यहाँ? वरुणा। उन्हीं दोनों को तो हम बीट करा रहे थे, है ना। और उसके थ्रू हम क्या बना रहे थे? जेनेटिकली मॉडिफाइड। और वहां पे बार्नेज और फिर क्या था? एक और था जिससे हम लोग स्टराइल कर रहे थे। तो देखो, अगर वो हमसे कह रहा है कि जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं, ठीक है,
जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। ठीक, ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो हमने इसकी प्रोसेस में पढ़ा ही नहीं। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, हाँ, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। ठीक है, ये तो सही है, ये तो सही है ना। सेल्फ पॉलिनेशन और ये परागण जो है ना, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, इसको तो सुकर बनाते हैं। अब जीएम सरसों का विकास इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और पंजाब कृषि विद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक, अब देखो इसके लिए आपको थॉरो स्टडी होनी जरूरी है कि हमको पता चला ये हो और ये ना हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, है ना, तब तो दिक्कत होगी। तो देखो अगर 2 और 3 है, मान लो ये तो नहीं है, तो पहला ये काटो, पहला ये काटो। अब देखो ये 50-50 है। ठीक, तो ऑप्शन में तो दिया हुआ है क्या, केवल 2। इसका मतलब IARI और कृषि विद्यालय जो पंजाब है, उनके कोलेबोरेशन से नहीं हुआ है निर्माण किसका, जीएम सरसों का। ठीक, तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। अब जरा जीएम सरसों की भी उसकी भी बात कर ली जाए। ये क्वेश्चन और आप देख लो, इससे आपको जीनोम सिक्वेंसिंग वाली चीज पता चल जाएगी। करिए इसको। देखो जीनोम सिक्वेंसिंग बोल रहा, अब आप खुद ही सोचो जीनोम क्या है ना, तो बहुत सारे जीन हैं, उन पूरे के पूरे जीनों को जब हम लोग ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीनोम। अब उसी जीनोम की क्या करते हैं हम, सिक्वेंसिंग, सिक्वेंसिंग कर दें तो वो क्या कहलाएगा, जीनोम सिक्वेंसिंग। अब वो कह रहा है कृषि के संदर्भ में न्यूज़पेपर में जीनोम सिक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। फ्यूचर में हम जीनोम सिक्वेंसिंग का कहाँ यूज कर सकते हैं। आप कहोगे जितनी भी फसल हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और ड्रॉट रेजिस्टेंस को बनाने के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग का बिल्कुल किया जा रहा है ना। उसी का इंडिविजुअली सीक्वेंस हम लेंगे और उसको हम निकाल के किसी दूसरे को डाल देंगे जो क्या हो, वाटर रेजिस्टेंट हो। यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है, बिल्कुल करती है। हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज ही इसीलिए करते हैं क्या, कि जो कन्वेंशनल चीजें हैं जो समय ज़्यादा ले रही हैं वो समय कम लें। जैसे अब हम लोग एल्कोहल का जो उत्पादन है या जो सिरके का उत्पादन है वो अपनी मॉडर्न जो टेक्निक्स है उससे करते हैं, ना कि अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक से। ठीक, इसके बाद है इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या होगा, 1, 2 और 3। ठीक, सपोज करो ये आपको नहीं पता होता, ठीक, तब भी अगर 1 और 2 देखो तो कहीं 1 और 2 है, तो आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 3। कितनी बात है, क्रिस्पर कैस 9। देखो ये स्टेम का था, जो अभी हाल हमने आपको बताया कि स्टेम सेल है ना, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है ना। कौन सी कोशिकाएं, तो वो जिनमें विभाजन और विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें कहते हैं क्या, स्टेम कोशिकाएं। रेड कोशिकाएं तो नहीं है, बड कोशिकाएं नहीं है, मेसेंजियल कोशिकाएं भी नहीं है। ठीक है, देखो ये एक डाटाबेस क्वेश्चन था। ठीक है, अब वो कह रहा था
सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक वाली जो चीज़ है वो कहाँ है, तो कह दो कि ये तो हैदराबाद में है, बिल्कुल है। बात करें राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, तो ये भी हम लोग का गुड़गांव में है। लेकिन अगर कोशिका विज्ञान केंद्र की बात करो तो ये मैसूर में नहीं है अपना। ठीक, तो देखो ये तो क्या हो गया, मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3। ठीक, इतने से आप समझे कि क्वेश्चन आ किस टाइप के रहे हैं, है ना। देखो वो आ गई डॉली भीड़। बताओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये था, है ना, इससे हमने क्या निकाल दिया और इससे क्या निकाल दिया। तो हम क्या यूज कर रहे थे, तो यहाँ आ रहा था प्लाज्मिड। क्या आता था जेनेटिक इंजीनियरिंग में, प्लाज्मिड। फिर बात करो भैया, डॉली तो की गई थी सर्वप्रथम पात्र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, से की गई थी। फिर क्या कह रहा है, ई और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोग, एक मिनट रुकिएगा। देखो हम 3 चीजें और देखते हैं। एक को बोलते हैं क्या हम, ठीक है, जिसका हमने फर्स्ट नाम लिया था। दूसरे की बात करते हैं हम, कार्टी थेरेपी। ठीक है, फिर बात करते हैं मिस्टेल थेरेपी। ठीक, तो इसका जो, एक मिनट, एक्स वीटो और इन वीटो। ठीक, तो जीन थेरेपी से आपका मतलब, सीधी बात है, जीन से रिलेटेड हम अगर बात करें तो यहाँ इनको समझना जरूरी है कि एक्स वीटो और इन वीटो है क्या। ठीक, तो जैसे हमने आपसे कहा कि डब्ल्यू में मान लो कुछ दिक्कत है। ठीक, तो डब्ल्यू में दिक्कत है तो हमने क्या किया, उस चीज़ को निकाला, ठीक है, उसको सही किया, लैब में उसको फिर से और मॉडिफाई किया, मतलब जिससे हमको और दिक्कत ना हो, फिर से क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया इनसाइड में। तो देखो, एक्स का मतलब आप समझ लो बाहर वाली चीज, ठीक है, जब बाहर ले जाएं किसी चीज को, उसको मॉडिफाई करें, फिर से बॉडी में क्या करें, इनसाइड अंदर करें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वीटो। ठीक है, और बात करो इन वीटो, इन वीटो की, तो बॉडी में ही, जैसे मान लो लीवर है या मान लो किडनी है या मान लो हार्ट है, तो वहां पे हम थेरेपी यदि लगाएं, और वो जो थेरेपी कहलाएगी वो क्या होगी, इन वीटो। ठीक है, तो एक्स वीटो और इन वीटो थेरेपी क्या है, इतनी बात तो आपको क्लियर है, जीन थेरेपी। अब बात करते हैं स्टेम सेल की, है ना। तो स्टेम सेल के लिए हमने आपको बताया, स्टेम सेल में जबरदस्त पावर होती है कि वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हम लोग का जो निर्माण हुआ है वो एक ही जाइगोट बनने के बाद ही तो हुआ, है ना। तो उसके आधार पर, मतलब उसके आधार पर हम अगर इसको डिफाइन करें, तो एक मिनट रुकना, इसको डिफाइन करें तो ये आता है आपका, हम्म, ये आता है आपका प्लूरीपोटेंट। ठीक है, पहले आप लिख लो इसको, टूटीपोटेंट, टूटीपोटेंट। ठीक है, फिर ये आता है आपका प्लूरीपोटेंट। ठीक, प्लूरीपोटेंट के बाद फिर आपका आता है मल्टीपोटेंट। ठीक, और मल्टीपोटेंट की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, यूनिपोटेंट भी, ठीक है। ठीक है, तो पूरे जीव का जो निर्माण हो सकता है वो कौन सी, इससे हो सकता है, तो टोटीपोटेंट सेल से, है ना। तो फुल बॉडी, है ना,
ऐसे आप समझ लो कि 10th तक हम लोग क्या लेते हैं नॉर्मली, 10th तक तो 10th तक तो छोड़ दो आप, हाँ ले लो ठीक है, 10th तक अगर हम लोग लेते हैं तो मान लो सारे के सारे ही तो मैथ पढ़ते हैं, है ना। आर्ट की बात करो तो 8th तक तो सब लोग सेम पढ़ते हैं। 10th के बाद इम्प्रूव होके तो कुछ लोग 11th में बायो ले लेते हैं, कुछ लोग मैथ ले लेते हैं, कुछ लोग कॉमर्स ले लेते हैं, ऐसे ही होता। फिर 12th के बाद कुछ इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ मेडिकल में चले जाते हैं और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो देखो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग की स्पेशलिटी भी तो एक ही प्रोसेस में बढ़ रही है आगे, ठीक। तो वैसे ही इनका भी यूज़ है, ठीक। इनका भी यूज़ है कैसे, स्टेम सेल से। स्टेम सेल से जो फर्स्ट वाली चीज़ थी उसके बाद टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट, ठीक है। तो इसके पास क्षमता है कि ये फुल बॉडी में किसी भी टाइप के ऑर्गन का निर्माण कर सकते, ठीक है। उसके बाद प्लूरीपोटेंट की अगर बात करो आप, ठीक है। तो प्लूरीपोटेंट में क्या है, इसका फर्दर जब विभाजन होगा, टोटीपोटेंट का विभाजन होगा तो क्या बनेगा, प्लूरीपोटेंट, ठीक है। प्लूरीपोटेंट, और प्लूरीपोटेंट का फिर विभाजन होगा तो क्या बनेगा आपका, ठीक है। ये कुछ निश्चित प्रकार की कोशिकाओं में भी होगा, निश्चित प्रकार की कोशिकाओं में भी विभाजित होता है, ठीक है। निश्चित प्रकार की कोशिकाओं में ही विभाजित होता है, ठीक है। इतनी बात है। इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे न्यूरॉन वाली चीज़ें जो हैं, है ना, या पार्किंसन जो डिसीज़ है उनमें हम स्टेम सेल का यूज़ करेंगे, या भविष्य में कोई डिसीज़ होने वाली है उसके लिए हम खुद बचा के चलेंगे किसको, सेल को, एम्ब्रियोनिक सेल, है ना। या जो शुरुआत में ही जो सेल का विकास हुआ, या जैसे अभी एक वर्ड आ रहा है आपका रीजनरेटिव, ठीक है। तो रीजनरेटिव मेडिसिन, तो रीजनरेटिव मेडिसिन में भी हम लोग किस थेरेपी का यूज़ करते हैं, आप कहोगे स्टेम थेरेपी, स्टेम थेरेपी, ठीक। अब इसी में मल्टीपोटेंट से प्लूरीपोटेंट के बाद टोटीपोटेंट, मतलब यहाँ से हम लोग रिवर्स चलें, जैसे याद करिए आप लोग, हम लोग डीएनए ले रहे थे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या बन रहा था, मैसेंजर आरएनए, और फिर ट्रांसलेशन के तहत क्या बन रहा था, टीआरएनए, याद है, अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड, फिर एंजाइम वाली चीज़, प्रोटीन वाली चीज़ आ रही थी ना। तो वैसे ही जो रिजनरेटिव मेडिसिन हैं जो प्राय अखबारों में आती हैं उसमें किस थेरेपी का यूज़ होता है, तो ऑप्शन मान लो दिया रहेगा जीन थेरेपी, ऑप्शन दिया रहेगा स्टेम थेरेपी, ऑप्शन दिया रहेगा कार टी थेरेपी। तो देखो इसमें किसका यूज होता है, स्टेम थेरेपी, ठीक है। अब तीसरी जो थेरेपी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार टी थेरेपी, कार टी थेरेपी, ठीक। ठीक, तो आपको पता होगा कि डब्ल्यू जो मेन काम है वो क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली चीज़ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली चीज़, है ना। मतलब अगर कोई भी पैथोजन हुआ, या आप कह लो कि कोई भी जो बाहरी चीज़ है, तो बाहरी चीज़ का पता, जैसे हम आपसे कहें ये बाहरी चीज़ क्या है, एंटीजन, ठीक है। इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, आप कहोगे डब्ल्यू के द्वारा, ठीक है। अब डब्ल्यू में भी दो पार्ट होते हैं वो आपको पता होंगे, ठीक। ये तो तुरंत मार के ख़त्म कर देता है, ये एंटीबॉडी बनाने में काम करता है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मान लो ये है, ठीक है, और लो ये 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 ये, ठीक। तो इसके पास रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर काम क्या करते हैं कि बाहरी जो कोई भी आक्रमणकारी है या पैथोजन है वो क्या करता है, जब बॉडी पर आक्रमण करता है तो ये जो रिसेप्टर हैं ये इसको लेके और एंटीबॉडी बना लेते हैं और इसको फाइनली ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो पैथोजेंस हैं या जो आक्रमणकारी हैं या जो कोई भी आप समझ लो वायरस हैं या जीवाणु हैं, ठीक है। तो वो जब बॉडी पर आक्रमण करते हैं
तो जब ये कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाए, है ना, कि वो ये मैसेज दें डब्ल्यूबीसी को कि देखो भाई, हम गड़बड़ चीज़ नहीं है, हम आपकी बॉडी के लिए लाभदायक हैं, तो देखो डब्ल्यूबीसी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुआ। तो उस कंफ्यूजन की वजह से इसने एंटीबॉडी बनाना प्रारंभ नहीं किया, और एंटीबॉडी बनाएगा नहीं तो हम लोग की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगी, शरीर को हानि होगी, और उसी हानि से बचने के लिए हमने एक तीसरी थेरेपी यूज़ की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टी थेरेपी। ठीक है, कार्टी थेरेपी। ठीक है, तो कभी ये भी पूछा जा सकता है आप कि कार्टी थेरेपी के बारे में स्टेटमेंट क्या सही है ना, जैसे कि मैरिक मैरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, आपकी कार्टी थेरेपी की। ठीक है, अब एक और देखो भाई आप, ठीक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो कहाँ शुरू हुआ। आप कहोगे जीनोम की बात करो तो बॉडी जो है उसमें द्विकुंडलित टाइप से डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के टुकड़े जो छोटे 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 होते हैं, सभी को हम बोलते हैं जीन। और पूरे डीएनए में जो भी जीन है उन सब को मिला दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम। तो जीनोम को स्टडी करो, उस स्टडी के लिए एक प्रोजेक्ट ले आओ, उस प्रोजेक्ट को आप बोलो LGP रीड, HGP रीड प्रोजेक्ट। इतनी बात है। तो ये शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो यूएसए के द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में इसका जो दोस्त था वो यूके था, बाद में और भी दोस्त आ गए, जैसे आप कहोगे चाइना आ गया, आप कहोगे जर्मनी आ गया, आप कहोगे फ्रांस आ गया, है ना। कब हुआ था शुरू, देखो, इसको 1990 में शुरू किया गया। ठीक है, और कहा यह गया कि 15 समय का आप समय लो, 15 साल का, और लगभग 2005 में इसको खत्म कर दो। बताओ कि क्या सीक्वेंस निकल के आ रहा, जिससे हम फर्दर जितनी भी मैक्सिमम बीमारीज हैं उनके लिए मेडिसिन तैयार कर पाएँ, उनको ख़त्म कर पाएँ, आगे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ह्यूमन वेलफेयर में काम कर पाएँ। तो ये 2 साल पहले ही 2003 में खत्म हुआ। ठीक है, क्या पता चला इससे, जीनोम एडिटिंग, जीनोम सिक्वेंसिंग। तो सीक्वेंस जब पता होगा तो एडिटिंग तो तभी होगी। तो जीनोम का सीक्वेंस हमको पता चला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था 1990 में। समय लिया कितना, 13 साल। 2 साल पहले ही ये खत्म हो गया। ठीक है, इससे अगर हम कहें कि हमको बेनिफिट क्या क्या है, ठीक, तो कहोगे बुढ़ापा वाली जो चीज़ है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, और मान लो किसी स्टेज पर कोई बीमारी है ना, तो जीन एडिटिंग की सहायता से हम उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जन्म के पूर्व ही, है ना, जन्म के जन्म से पूर्व ही अगर कोई बच्चे को बीमारी होने वाली है तो उसका पता भी हम लगा सकते हैं, पूर्व पता लगा सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें और कोई अच्छी चीज़ थी तो वो क्या थी, ठीक है, एवोल्यूशन, उद विकास की बात करो, और और जो दिया है वो क्या दिया है, जैविक अंतःक्रिया। जो जैविक अंतःक्रिया है, जो जैविक अंतः क्रियाएं हैं उनके बारे में भी पता चल सकता है। ठीक है, इतनी बात हुई। ठीक है, अब इसमें जो प्रोसेस में या जो प्रोजेक्ट में जो आंसर निकल के आया, या जो कह लो कि कंक्लूजन निकल के आया, तो आप कहोगे इंडिविजुअली जीन ही हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन भी रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रिशन के साथ साथ इन्वायरमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उदाहरण भी दिया था कि पेट तक तो सही था, बच्चा ठीक था, बाद में सराउंडिंग गड़बड़ हो गई,
कोविड जैसी सिचुएशन में खाना जो था वो प्रॉपर नहीं मिला, तब भी बॉडी का विकास नहीं हुआ। या इन्वायरमेंट की बात करो, पहाड़ी क्षेत्र में बच्चा पैदा हो गया, अधिक ठंड वाली क्षेत्र में बच्चा पैदा हो गया, मान लो हुआ गर्मी पे और पहुंच कहाँ गया वो ठंड पे, तब भी तो दिक्कत हुई। जैसे मैंने क्लोनिंग वाली चीज़ आपको बताई थी, या ब्रीडिंग वाली चीज़ आपको बताई थी। ब्रीडिंग में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, जर्सी गाय, और जर्सी गाय को हम लोग कौन सी गाय से यूज़ कर रहे थे, एच एफ गाय से, और एच एफ गाय को हम लोग किससे यूज़ करा रहे थे, एच एफ बछड़ा, मतलब बैल, और गाय जो थी वो किसकी थी, भारत की। तो ये रजिस्टेंट आ रही थी ना, ठीक। तो ये पता चला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। भारत के पर्सपेक्टिव में ये कौन सी अच्छी चीज़ें कह रहा था, ठीक। तो भारत की आप अगर यह देखो, या आप केवल सामाजिक रूप से देखो, ठीक। तो सामाजिक रूप से अगर देखो तो सबको वांछित बच्चा चाहिए, है ना। जब भाई जीनोम का सीक्वेंस पता चल जाएगा तो हम इंडिविजुअली पता लगा लेंगे कि किस सीक्वेंस में हम चेंजेस करा दें जिससे हमको अपना डिजायर्ड बेबी प्राप्त हो जाए, तो वांछित बच्चा प्राप्त कर लेंगे। अब वो बच्चा कौन प्राप्त कर पाएगा, जो भाई अमीर होगा। क्या गरीब के लिए ये प्रोसेस होगी, नहीं होगी। तो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें जो है वो क्या है, ठीक, जो कह लो आपकी प्राइवेसी वाली चीज है। प्राइवेसी का भी तो हनन होगा, क्योंकि सारी की सारी सूचना इंडिविजुअली लोगों को पता है, तो ये प्राइवेसी का एक प्रकार से हनन है। उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन की बात करो आप, है ना। तो किसी इंडिविजुअली ब्रीड को ही खत्म करना हो, है ना। जैसे ज्यूस की आपने बात सुनी होगी, है ना, हिटलर वाला नाम सुना होगा आपने। वो चिढ़ते थे, पूरे सबको ही निपटा देते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके थ्रू पता चल पाएगा। तो ये भी गड़बड़ चीज़ है, ठीक। और ख़ास तौर से अगर आप देखो तो इसी में ये पता चला कि डीएनए जो है उसका 2 से 3% ही जो भाग होता है वही रहता है यूजफुल। बाकी जो भाग है वो क्या खाली रहता है, वहां उसमें हमको कोई भी सूचना वाली चीज मिलती ही नहीं है, ठीक। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1। बात करो HGP 2 की, ठीक। तो 2016 में विज्ञान पत्रिका में कुछ लोगों ने, वैज्ञानिकों ने निकाला, जो जैव वैज्ञानिक थे उन्होंने निकाला कि हमको जरूरत है HGP 2 की, HGP 2 की। और उसकी जरूरत के वजह से हमने हमने तो नहीं, बहुत सारे लोगों ने एक कार्टल बनाया और HGP शुरू किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या निकल के आया, तो इसमें भी वही सब चीजें निकली क्या। इसको सबसे पहले बोला क्या गया, तो राइट, मतलब आपने जो वो सीक्वेंस निकाला है, जो रीड किया है उसको क्या करो, राइट वाली चीज, ठीक। समय जैसे जैसे बदला तो आप खुद सोचो कि जैसे 3 मिलियन वाली चीज है ना। तो शुरुआत में 1 मिलियन को तक आने में या उनका पता लगाने में सोचो कितने वर्ष लगे, 4 वर्ष। और आगे जो वर्ष लगे वो कितने लगे, महीने। ऐसे ही अगर पैसों की बात करो तो शुरू में लगे कितने, $10, और बाद में कितने लगे इनको, 10 सेंट, है ना। क्यों, क्योंकि अब प्रोसेस का पता चल गया। प्रोसेस का पता चलू हम एडवांस हुए, एडवांस हुए तो हमने फर्दर जो चीज प्रोसीड थी वो तेजी से कर दी, ठीक। तो ये हुआ। अब इसकी अगर बात करो, HGP राइट, इससे निकला क्या, इससे परिणाम क्या निकला। तो परिणाम की अगर बात करो तो, ठीक, जो ब्लूप्रिंट दिया था रीड ने, रीड ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड ने जो ब्लूप्रिंट दिया था, उसी से हम आगे बढ़े और जल्दी से अपना क्या कर लिया काम, ठीक। अब इसमें अगर हम देखो तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, जैसे हम कहेंगे मलेरिया है, ठीक है, चिकनगुनिया है, या बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका हम निस्तारण बहुत तेजी से नहीं कर पाते, ठीक। तो उसके लिए हम यहाँ सिक्वेंसिंग वाली चीज अपनाएंगे और ऐसे मच्छर या मच्छरों को विकसित कर देंगे, ठीक। जो कौन से मच्छर होंगे, बांझ, है ना,
ब्रीडिंग वाली चीज़ नहीं होगी। जब ब्रीडिंग वाली चीज़ नहीं होगी तो जंगली जगहों पर भी अगर जाएंगे तो ब्रीड कर नहीं पाएंगे, मच्छरों की संख्या कम हो जाएगी, और मच्छरों की संख्या कम होने की वजह से जो इतने बड़े बड़े रोग हैं वो हम लोगों को नहीं होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसका क्या करते हैं, अगेंस्ट में भी जाते हैं, है ना। वो कहते हैं का एनवायरनमेंट जो है आप उसको क्या कर रहे हो, हार्मफुल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो चेन है, जो एनवायरमेंटल चेन है, वो चेन कहीं ना कहीं क्या हो रही है, गड़बड़ा रही है। क्यों? क्योंकि आप मच्छरों को मार रहे हो। मच्छरों को मारने का मतलब क्या है, आप उनकी प्रजातियों को ही क्या कर दे रहे हो, खत्म। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। फिर ठीक, और फिर सबसे पहली बात क्या है कि इसमें जो नियंत्रण है ना, उसको तो आप बाद में करो, पहले भैया आप ट्रायल तो करो, है ना। उसके लिए आप एक क्षेत्र निर्धारित करो, उस क्षेत्र को निर्धारित करने के बाद आप टीम बनाओ, है ना, किसकी, तो जो साइंटिस्ट हों, वो साइंटिस्ट जब फाइनली बताएंगे तब जाके आप फर्दर प्रोसीड करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये हो गई आपकी बात किसकी, ठीक है, मानव जीन प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब इसी में क्या आता है भाई, जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग, ठीक। तो जीन एडिटिंग में मैंने आपको पिछली क्लास में, इस क्लास में भी बताया कि करते क्या है। ठीक है, इतनी बात हो गई। एक मिनट। अब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक, जैसे जो पहली चीज़ है, ठीक है, नार्को टेस्ट है। ब्रेन मैपिंग है, ठीक है, उसके बाद ब्लड डोपिंग है। ठीक है, क्राई बायोलॉजी है। ठीक है, क्राई बायोलॉजी के बाद, ठीक है, ठीक। तो नार्को टेस्ट वाली जो बात है, नार्को टेस्ट में क्या है, ठीक है, ब्रेन मैपिंग में जो स्पेसिफिक चीज़ है वो क्या है, P3। ठीक, तो देखो नार्को टेस्ट में क्या है, नार्को टेस्ट में होता क्या है ना, सहमति लेनी पड़ती है इंडिविजुअली जांच पड़ताल करने के बाद कि किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है अथवा नहीं किया। ठीक, तो उसके लिए करते क्या है, तो जैसे अल्कोहल पीने के बाद जो ये चीज़ है ये थोड़ी शांत हो जाती है ना, वैसे ही हम जिस व्यक्ति पर नार्को टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हम उसको सोडियम पेंटोथॉल, है ना, एक लिक्विड देते हैं, जिससे ये जो है ये मुंह, मतलब आप कह लो प्रोसेस करना कम कर देता है। जैसे यदि व्यक्ति झूठ बोलना चाहता है तो भी उस झूठ बोलने को ये क्या कर देगा, निष्क्रिय, है ना। तो उससे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सही। तो नार्को टेस्ट है, सोडियम पेंटोथॉल यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात करो तो ब्रेन मैपिंग की। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो क्राइम करते समय
उसके यहाँ पर कुछ चीज़ों की सूचनाएं रहती हैं, तो उनको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअली चीज़ों को उसको दिखाते हैं, है ना। और उसको दिखाने के बाद यदि वो वहाँ उस साइट पर मौजूद है, तो चाहे वहाँ की कोई आवाज़ हो या कोई इमेज हो, उसको जैसे ही वो देखेगा तो ब्रेन जो है वो मूवमेंट करेगा, और उस मूवमेंट की वजह से हम तरंगों को ऑब्जर्व करेंगे। और वो ऑब्जर्व करने के लिए हम कौन सी तरंग लेंगे, P300। अगर ये होती हैं तो मतलब वो क्राइम सीन पर था, इसका मतलब वो जो सस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं उस क्राइम में लिप्त है। ठीक है। ब्लड डोपिंग की बात करो तो ब्लड डोपिंग में मतलब जैसे जो युवा युवा है या जो कम एज का व्यक्ति है, उसमें आरबीसी बेहतरीन डेवलप्ड है, और बेहतरीन डेवलप्ड है तो ऑक्सीजन लेने में भी बहुत ज़बरदस्त वो कैपेबल है। तो उन्हीं का जो ब्लड है वो कहाँ चढ़ा दिया जाता है, जो कम युवा के बच्चे हैं या जो जिनका एज थोड़ा कम है, उनको उम्र दराज व्यक्तियों को दे दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है वो बेहतरीन हो जाती है। ठीक। अब क्रायोबायोलॉजी क्या है, तो बहुत अल्प ताप, जैसे क्रायोजेनिक्स था ना, क्रायोजेनिक इंजन था जो हमने पढ़ा था, अब भारत सेल्फ इंडिजिनस है बनाने में क्रायोजेनिक इंजन को। वैसे ही निम्न तापों पे जब हम लोग बायोलॉजी वाली चीज़ों का प्रोसेस कराते हैं, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, क्रायोबायोलॉजी। अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे निर्जीव वाली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। निर्जीव चीज़ों को यूज़ कर, निर्जीव चीज़ें जो हैं उन्हीं के तहत हम क्रायोबायोलॉजी में ले रहे हैं। ठीक है। अब यह है डीएनए प्रोफाइलिंग बिल। ठीक है। जैसे ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, तो आर्टिकल 23 कहता है पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन पॉलिटी में, कि किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए गवाही के लिए आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो यही चीज़ चल रही है ना, यहाँ तो यही चीज़ चल रही। और फिर जो भी चीज़ें यहाँ हैं उनको भैया चरणबद्ध करने के लिए, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली चीज़ है ना, पैतृता सिद्ध करना हो या किसी को प्रॉपर्टी देनी हो, प्रॉपर्टी देने के लिए भाई आपको सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी के फादर हैं आप उनके बच्चे हो। तो उनको सिद्ध करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है। अब वो जो होता है उसके लिए हम इंडिविजुअली बाल ले लें, स्किन ले लें, ब्लड ले लें, उनकी एनालिसिस करें और पता लगाएं कि वो पैतृक बच्चा है अथवा नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो चीज़ें ले रहे थे उनको रख रखाव के तौर पर रखना भी तो सुरक्षित था, है ना। क्यों? क्योंकि भैया प्राइवेसी का भी तो हनन हो रहा है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो थी वो बिल लेके आई, है ना। वो बिल लेके आई, वही क्या कहलाए, डीएनए प्रोफाइलिंग बिल। ठीक है। आज की डेट में क्या डीएनए प्रोफाइलिंग बिल है, तो बिल्कुल है। अलग अलग प्रोसेस से वो गुजरा और फाइनली आज हम लोग के पास अपना खुद का एक कानून है, एक्ट है। ये क्या है, बिल। ठीक। तो इसकी जो प्रोसेस है, या ये जो है, ठीक है, तो ये है डीएनए, डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन। ठीक है। रेगुलेशन बिल, ये क्या 2018। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्कीम क्या थी, वो थी। ठीक है। तो ये था हम लोगों का जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें थी। ठीक। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखो, चाहे वो आपके माइक्रोबायोलॉजी के हों, चाहे वो आपके एग्रीकल्चरल बायोलॉजी के हों, चाहे वो आपके जितनी भी टाइप हैं, है ना, उनके हों, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो। कठिन क्वेश्चन यूपीएससी बहुत अधिक पूछ लेती है, और अगर सरल क्वेश्चन की बात पूछो तो यूपीपीसीएस है या आपका आरएएस है या एमपीपीसीएस है। तो जो छोटे छोटे पब्लिक सर्विस हैं उसमें अगर आप जानते भी होगे तो भी आप, जैसे ट्रांसक्रिप्टोन क्या है, ट्रांसजेनिक वाली चीज़ क्या है, वो पूछेगा न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है।
वो कह देगा नाइट्रोजन बेस में एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन कहाँ होते हैं, वो पूछेगा यूरेसिल कहाँ होता है ना। तो इनको केवल आप याद रखेंगे तो भी आपके क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही। बायोटेक्नोलॉजी में मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं, और मैक्सिमम चीज़ें में अब जैसे जैसे थ्री बेबी है ना, थ्री बेबी वाली चीज़ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, वो चीज़ें रह गई हैं जो कोर बायोलॉजी से रिलेटेड थी अपनी। ठीक है, तो वो अगर या तो होगा तो फर्दर कोई क्लास होगी। अभी जैसे स्पेस टेक होगी तो उसमें बचा नहीं है ज़्यादा, थ्री पेरेंट बेबी वाली चीज़ बची है, टर्नर सिंड्रोम बचा है, और ये इंटर इनवर्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाली चीज़ बची है, और एक आध और कोई टॉपिक छूटा है। एक मिनट में देख लेता हूँ। ठीक है, जीन थेरेपी तो होगी हाँ। डीएनए वैक्सीन बची है एक, बस। ठीक है, डीएनए वैक्सीन बची है और अपनी, हाँ, आप ये और समझ लो जरा, एक क्रिस्पर क्रिस्पर कैसनाइन। ठीक है, तो आप ये समझ लो ये जीन एडिटिंग वाली चीज है, ये क्रिस्पर इससे कहेगा कि आप स्पेसिफिक जगह को काट दो। ठीक है, स्पेसिफिक जगह को हटाने के लिए हम क्रिस्पर कैसनाइन का यूज करते हैं। ठीक, ये क्या है, जीन एडिटिंग है या जीन टेक्नोलॉजी है, पता लगाइएगा। ठीक, तो एक ये क्रिस्पर और जो ये आईवीएफ और ये वाली चीज़ बची है, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज रहने देते इतनी, ठीक है।